पिछले 2 महीने में 1600 मुसलमानों को कानूनी कार्रवाई के बगैर ही बांग्लादेश भेज दिया गया है। खबर दर खबर में इसकी पूरी तफसील जानेंगे। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है और मामला पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट में और अब सरकार को जवाब देना होगा। संभल में एक और ईदगाह को बुलडोज़र के ज़रिए शहीद कर दिया गया है। हिंदू रक्षा दल का एक लीडर है जिसने दारुल देवबंद के ख़िलाफ़ एक बार फिर जहर अफशानी की है और उसने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है वो बेहद ख़तरनाक है। फौरी तौर पर उसकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए, ये मुतालबा किया जा रहा है। यूपी के वाराणसी में कुछ गौ तस्कर पकड़े गए हैं और उनके आप नाम जानेंगे, उनके कारनामे को जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गज़ा में एक मरतबा फिर इसराइल ने बमबारी की है और कई ख़ानदान को शहीद कर दिया गया है। कुछ जर्नलिस्ट पर भी हमला हुआ है। खबर दर खबर में इस खबर की भी तफसील जानेंगे। वेस्ट बंगाल में एक मरतबा फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कानून था उस पर अदालत ने और वहाँ की सरकार ने महर लगा दी है। इसके अलावा गुस्ताख़ रसूल तस्लीमा नसरीन को अब कलकत्ता बुलाया जा रहा है मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और अहम तरीन ख़बरें हैं। खबर दर खबर में हर एक की तफसील जानेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक महिला ने उत्तर प्रदेश में एक मरतबा फिर एक पुलिस एहलकार को फटकार लगाई है और उसकी वर्दी को उतार दिया है। पुलिस एहलकारों का जो दोहरा रवैया है यूपी में, उसको हम इस वीडियो में भी एक्सपोज करेंगे। आइए जानते हैं तमाम ख़बरें तफसील से, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है मिला टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और अब ख़बरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। असम असम्बली के रुकन हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर और बानी भी है। उन्होंने असम असम्बली में एक सवाल पूछा कि पिछले 2 महीने में कितने लोगों को जो आसाम के हैं उन्हें बांग्लादेश भेजा गया, क्योंकि लगातार आसाम में आसामी मुसलमानों को बांग्लादेश भेजा जा रहा है और उनसे उनकी शहरियत छीनी जा रही है। तो सिर्फ 2 महीने का जो डेटा सामने आया है उस 2 महीने के डेटा में ये बताया गया कि 1679 लोगों को असम हुकूमत ने बांग्लादेश भेज दिया है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल का फैसला था, उन लोगों को, उन मुसलमानों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाने का मौका नहीं दिया गया और असम प्रशासन ने, सरकार ने उन्हें बांग्लादेश भेज दिया और भेजा भी तो डिपोर्टेशन के ज़रिए नहीं, यानी उनको डिपोर्ट नहीं किया गया बल्कि पुश बैक किया गया। डिपोर्ट और पुश बैक में फ़र्क है कि अगर एक मुल्क में कोई रह रहा है और उसको उस मुल्क का शहरी नहीं माना जाता बल्कि कहा जाता है तुम दूसरे मुल्क के शहरी हो, तो पहले उस मुल्क से रब्ता किया जाता है, तस्दीक कराई जाती है कि अगर वो इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो उस मुल्क का सिटीज़न होगा, फिर बातचीत करके रब्ता करके उन्हें वहाँ भेजा जाता है। लेकिन असम हुकूमत ने 1679 मुसलमानों को बांग्लादेश की सरकार से रब्ता के बग़ैर, तस्दीक कराए बग़ैर ही लोगों को सीधे सरहद पर जाकर फेंक दिया। रात की तारीकी में पुलिस और प्रशासन लेकर जाती है इन्हें और बांग्लादेश की सरहद में इन्हें फेंक कर पुलिस प्रशासन आ जाती है, जिसे पुशबैक कहा जाता है। अब कई मरतबा जो बांग्लादेश की सरहदी पुलिस होती है वो अपने यहाँ इन्हें आने से रोक देती है और कहती है तुम कौन हो, यहाँ क्यों आ रहे हो। ऐसे भी बांग्लादेश की सरकार ने सरहदों पर चौकसी को बढ़ा दिया है, अपने पुलिस एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात कर दिया है और भारत की पुलिस BSF कहती है कि तुम भारत नहीं लौट सकते, तुम्हें बांग्लादेश में फेंक दिया गया है। और ये मामला 1-2 मुसलमानों का नहीं है बल्कि 1679 लोगों का है और सिर्फ 2 महीने में कई लोगों की खबरें सामने आई, लेकिन 1600 लोगों की दास्तान अभी तक आपने नहीं सुनी है जिन्हें असम सरकार ने पुशबैक कर दिया है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल से इनका फैसला हुआ था और इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका भी नहीं मिला था। असम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है लगातार उस पर सवाल उठता है कि वहाँ इंसाफ से डॉक्यूमेंट को चेक नहीं किया जाता है, जानबूझकर मुसलमानों से उनकी शहरियत छीन ली जाती है और मुसलमान जो भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं अपने शहरियत के सबूत के लिए और जिन डॉक्यूमेंट को
सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड करार दे रखा है, उसको माने बगैर ही उनकी नागरिकता छीन ली जाती है। और ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल पर सवाल उठाया है। दुनिया के बड़े बड़े इदारों ने, इंस्टीट्यूट ने सवाल उठाया है। 2 दिन पहले की खबर है, इसी खबर दर खबर में मैंने बताया था कि 27 असम के मुसलमानों को फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने गैर मुल्की करार दे दिया था, उनकी शहरियत छीन ली थी। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले को बाकी रखा था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल के फैसले को गलत कहा, हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल को इंसाफ के साथ काम करना चाहिए, सरकार के दबाव में किसी की शहरियत नहीं छीननी चाहिए। शहरियत का मामला बहुत हसास है, सेंसिटिव है। एक और बहुत ही अहम तरीन इदारा है नेशनल लॉ स्कूल इंडिया यूनिवर्सिटी और क्वीन मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में भी पिछले दिनों कहा कि आसाम का जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का निज़ाम है वो मनमानी फैसले करता है, कानून के दायरे के मुताबिक फ़ैसला नहीं सुनाता है, इनजस्टिस क्या आता है, वो मुनसफ़ाना कार्रवाई नहीं करता है डॉक्यूमेंट्स की जांच में। इसलिए आसाम में शहरियत की जांच के लिए जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल का निज़ाम है उसको ही ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया के शहरियों को गैर मुल्की करार दे रहा है। इसके बावजूद भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल को ख़त्म नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश के संभल में अब एक ईदगाह को बुलडोज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो ईदगाह थी वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी, गैर कानूनी तरीके से ईदगाह की तामीर की गई थी, इसलिए प्रशासन ने उस ईदगाह को डिमोलिश कर दिया है, जबकि ईदगाह कब्रिस्तान में बनी हुई थी। अब प्रशासन का दावा यह है कि जो कब्रिस्तान की ज़मीन है या जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है वहाँ पर सिर्फ तदफीन होनी चाहिए, मस्जिद की तामीर नहीं हो सकती, कब्रिस्तान की तामीर नहीं हो सकती। और कब्रिस्तान की ज़मीन में जो ईदगाह बना हुआ था उसको इन लोगों ने इंक्रोचमेंट बता दिया सरकारी विभाग पर, सरकारी ज़मीन पर, और ईदगाह को डेमोलिश कर दिया गया है। ये जो संभल का इसमोली थाना है वहाँ मढ़न गांव है और उस गांव में ईदगाह बनी हुई थी। ये उस इलाके की बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत ईदगाह थी। ईदगाह के गेट पर, दरवाजे पर 2 मीनार बने हुए थे और इन दोनों मीनारों की जो ऊंचाई थी वो 30 फीट थी। इन दोनों मीनारों को भी गिरा दिया गया और पूरी ईदगाह को ख़त्म कर दिया गया। इससे पहले भी संभल में कई मस्जिद को, कई दरगाहों को प्रशासन ने डेमोलिश कर दिया है, बुलडोज कर दिया है। और आइए अब बात करते हैं जंतर मंतर पर क्या कुछ चल रहा है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनके भूख हड़ताल को 18 दिन गुजर चुके हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को 1 महीना से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। और इन तमाम लोगों की मांग है कि जो बार बार पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम में करप्शन हो रहा है, इसके लिए वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को ज़िम्मेदार करार दिया जाए और उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। अब हो ये रहा है कि सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 8 किलो से ज़्यादा उनका वज़न कम हो गया है और रिपोर्ट आ रही है कि 2-3 दिन अगर यही सूरत हाल रही तो उनकी मौत हो सकती है, जान जा सकती है। अब एक शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी और कोर्ट से कहा कि सोनम वांगचुक को कुछ खिलाना ज़रूरी है। अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया, उन्होंने अपना अनशन नहीं तोड़ा तो उनकी जान जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि 16 जुलाई को सुनवाई होगी और दिल्ली सरकार को और मरकज़ी हुकूमत को नोटिस इशू किया गया है। अब सुधीर चौधरी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि अभिजीत दीपके की जिम्मेदारी है सोनम वांगचुक की ज़िंदगी बचाना और उनको कुछ खाने पर मजबूर करना। अगर सोनम वांगचुक की ज़िंदगी चली जाती है या मौत हो जाती है तो देश की बदनामी होगी और इसके लिए ज़िम्मेदार अभिजीत दीपके होगा, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसीलिए जो भी लोग लगातार अपने क्रांतिकारी वीडियोस बनाकर सोनम वांगचुक की जान बचाने की अपील कर रहे हैं, उन्हें असल में ये अपील किसी और से नहीं, देश के लोगों से नहीं, बल्कि अभिजीत दीपके से करनी चाहिए, क्योंकि वही एक व्यक्ति हैं जो सोनम वांगचुक की जान बचा सकते हैं। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि जान किसी और की जा रही है और राजनीति किसी और की चमक रही है। अब इसी को कहा जाता है अंधेर नगरी में काना राजा। सोनम वांगचुक अगर भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो किसी वजह से बैठे हैं, किसी मुद्दे को लेकर बैठे हैं और उनके भूख हड़ताल को ख़त्म कराना,
उनके अनशन को तुड़वाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार डायलॉग शुरू करती है, बातचीत शुरू करती है और कहती है आपकी मांग क्या है, आपका मुतालबा क्या है, हम आपकी बात सुनेंगे, आपसे बातचीत जारी रख रहे हैं, आप भूख हड़ताल ख़त्म कर दीजिए। अब अगर सोनम वांगचुक की मौत हो जाती है तो लोग कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि अभिजीत डिबके जिम्मेदार होगा, या जितने लोगों ने ककरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया है वो जिम्मेदार होंगे। आखिर ये क्या लॉजिक है, ये कौन सा नैरेटिव है? सरकार की जिम्मेदारी है इनसे बातचीत करना, इनकी बातों को सुनना, इनके मुतालबात पर गौर करना कि उसको माना जाए या ना माना जाए। हमेशा यही होता है। अन्ना हज़ारे ने जब भूख हड़ताल शुरू किया था तो कांग्रेस की सरकार ने उनसे डायलॉग किया था, बातचीत की थी और उनका अनशन तुड़वाया था। लेकिन यहाँ उल्टा ही चल रहा है। सरकार पर प्रेशर बनाने की जगह अभिजीत पर, ककरोच पर और सोनम वांगचुक पर ही दबाव बनाया जा रहा है। इस दौरान जंतर मंतर पर होने वाला जो प्रोटेस्ट है अब बढ़ता जा रहा है। देश के बड़े बड़े सियासी चेहरे भी वहां पहुंचने लगे हैं। कल अदाकारा सौरभ भास्कर वहां पर पहुंची थी, इसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद आज वहां पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने भी जाने का ऐलान कर रखा है। समाजवादी पार्टी की MP है प्रिया सरोज, वो भी कल वहां पहुंची थी और उन्होंने भी तमाम युवाओं को, तमाम कॉकरोचर्स को सपोर्ट किया और कहा कि हम सब इस प्रोटेस्ट में साथ खड़े हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव और दूसरे कई बड़े रहनुमा ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया है और सरकार से अपील की है कि उन्हें सोनम वांगचुक से बातचीत करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि सोनम वांगचुक कोई आम शहरी नहीं बल्कि देश के बड़े जिम्मेदार शहरी हैं और उन्होंने हमेशा पीसफुल तरीक़ा अपनाया है प्रोटेस्ट करने के लिए। गांधी के रास्ते को उन्होंने अपनाया है। इससे पहले भी कई बड़ा बड़ा आंदोलन उन्होंने किया है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट कहलाते हैं। अब अगर वो स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सरकार को सीरियस लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। हिंदू रक्षा दल नाम की एक तंजीम है और उसका सदर है ये शख्स जो अपने आप को ललित शर्मा कहता है। इसने एक मरतबा फिर दारुल उलूम देवबंद को धमकी दी और कहा कि इस मरतबा जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवरिये आएंगे तो दारुल उलूम देवबंद का जो मरकज़ी गुंबद है उसी पर उस जल को चढ़ाया जाएगा। इस तरह की इसने बदतमीज़ी की है। इससे पहले भी इसने कहा था कि जो सड़क है ये श्री राम की सड़क है, ये शिव के भक्तों की सड़क है और मुसलमानों को इस सड़क पर नहीं चलना चाहिए। देवबंद के बारे में भी बार बार ये कह रहा है कि दारुल उलूम के नीचे शिव का मंदिर है, इसलिए दारुल उलूम देवबंद को बुलडोज कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसके खिलाफ अभी तक एक्शन भी नहीं हो रहा है। क्या कुछ एक्शन इसके खिलाफ हो सकता है और किस तरह FIR दर्ज हुई थी, उसको जानने से पहले इसकी इस क्लिप को आप सुनिए। नाम बता दीजिए पूरा अपना। मेरा नाम है ललित शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल। ये मेरी पूरी टीम है। महाराज जी है, पुंडरीक जी है, श्रद्धा राजपूत है, संध्या राजपूत है। जब हमने रोडों पे लिख दिया इनकी तब भी समझ में नहीं आया कि रोड मुसलमानों के लिए नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि ये पूरी सृष्टि, पूरी भूमि मेरे प्रभु श्री राम और मेरे शिव की है। इसका मतलब क्या हुआ? देवबंद भी मेरे शिव का है। आप बताइए। पिछली बार भी आपने जो है ज्ञापन दिया था और आपने वो कहा था कि यहाँ पे शिव मंदिर है। पिछली बार भी ज्ञापन दिया था, आज भी ज्ञापन देना। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। इस बार फिर रिक्वेस्ट करने आ रहे हैं। इस बार रिक्वेस्ट नहीं होगी। ऐसा ना हो कि गंगा जल जो हम हरिद्वार से लेके चलते हैं अपने अपने शिवालयों पे, इस बार देवबंद लेके पहुंच जाए और वहां शिव मंदिर लेने का काम करें हम। पिछली बार जब आए थे तो क्या कुछ आश्वासन? पिछली बार आश्वासन दिया गया था जांच होगी, मगर जांच नहीं हुई। 1 महीने बाद हम दोबारा, हमारी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ आई है। आज DM महोदय से मिलकर, हम किसी और के आश्वासन पे नहीं जाएंगे, DM महोदय से मिलकर यह आश्वासन लेंगे कि कितने दिन में इसकी हमें आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे जिससे हम वो रिपोर्ट कोर्ट में जाकर सबमिट कर सके। हम PIL तभी डाल सकेंगे जब जिला प्रशासन हमें संतुष्ट करेगा या आश्वस्त करेगा वहां कुछ मिला है या नहीं मिला है। ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ना मिलने का सवाल पैदा होता तो 1 महीने में जांच करके हमें बता देते कुछ नहीं है। इसका मतलब ये बात दबाई जा रही है और इस बात को गलत ठहराया जा रहा है। वहां शिव होने के साक्ष्य है। किस तरह के साक्ष्य आपको मिले हैं जो जिलाधिकारी को आप दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, साक्ष्य हम दिखाएंगे नहीं, वो तो कोर्ट में देने के काम होते हैं। साक्ष्य तो अपने DM साहब खोजेंगे, वहां पे जांच करेंगे। सुनिए मेरी बात, मैं आपके मीडिया के माध्यम से पता कर रहा हूं। DM साहब के पास सब साधन है, हम असाधन लोग हैं। DM साहब उसमें जांच करेंगे। वहां पे शत्रु संपत्ति भी है और शत्रु संपत्ति किसी भी संस्था की नहीं हो सकती। उसमें मुकदमा भी लिखा है मौलवियों के नाम। वही बात हम DM साहब को रखेंगे और हम जांच करवाएंगे। हमारी जो मांग है हम जांच करवाएंगे संविधान के हिसाब से। अगर कोई संतोषजनक का आश्वासन नहीं मिलता, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम तो हरिद्वार से जल इस बार निकलेगा ये सब भाई लेके, और इस बार देवबंद में ही जल चढ़ेगा। जो दारुल उलूम का वो गुम्बद है उसके नीचे जो हमारे शिव है वहीं जल चढ़ेगा। अगर हमें वहां
राम भक्तों की तरह गोलियां खानी पड़े तो सारे शिव भक्त गोलियां भी खाने के लिए तैयार है। हमने वो सरकार भी देखी है जो हमारी आज योगी आदित्यनाथ जी की और संतों की और हमारी सरकार है। अगर आज भी हम अपने मंदिर ले पाए तो कब मंदिर ले पाएंगे। अभी मंदिर के रोने के लिए, मंदिर के चंदे के लिए लोग बागों ने काफी आवाज उठाई, मंदिर में चंदा हो गया। आज वो सरकार है, मंदिर तो बन पाया तभी तो चंदा चोरी हुआ। अगर सरकार सपा की या कांग्रेस की होती तो आपको क्या लगता था, मंदिर बन जाता? अरे मंदिर हमारा था, चोरी हमारी। हम अपने आप देखेंगे ये घटनाएं। अब हमें मंदिर देने की, जैसे ही हमने देवबंद का मुद्दा उठाया, इन्होंने चोरी का मुद्दा उठा दिया अयोध्या में। हमें भी देवबंद मंदिर दे दो, वहां भी चोरी होगी, देखी जाएगी, जो भी कुछ होगा हमें मिलेगा तो हमारा माल। पिछले महीने में इसने देहरादून में जाकर के इसी तरह की बदतमीजी की थी, लोगों को भड़काया था, उकसाया था और मुसलमानों को धमकियां दी थी। तब इसके खिलाफ जब कंप्लेन की गई तो उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि ललित शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। पुलिस ने जानकारी भी दी कि किन किन दफात के तहत इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने बताया कि BNS की 196 इस पर लगाई गई है, 299 इस पर लगाई गई है, इसी तरह 353 की दफ़ा भी इस पर लगाई गई है और 16 जून को ही ललित शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ट्विटर पर कुछ एक्टिविस्ट ने सवाल भी पूछा है उत्तराखंड पुलिस से कि अभी तक ललित शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और उसका नतीजा यह है कि एक बार फिर ये जहर उगल रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा है। और इस पर UAPA क्यों नहीं लग रहा है, NSA क्यों नहीं लग रहा है, इसको गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से खबर सामने आई है और पुलिस ने बाज़ाब्ता बयान दिया है। पुलिस का कहना है कि 4 गौ तस्कर पकड़े गए हैं और उनके पास से 16 से ज़्यादा गायें बरामद हुई है। ये गाय को लेकर कहीं बेचने जा रहे थे। उसके अलावा इससे पहले भी इन्होंने गायों की तस्करी की है, कसाबों के हाथों इन्होंने गायों को बेचा है। इसके अलावा इन पर गाय को कटवाने का भी आरोप है। अब यूपी पुलिस ने जिन 4 लोगों को गौ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है उनका नाम जान लीजिए। एक का नाम है शिविंद्रा सिंह, दूसरे का नाम है अभिषेक तिवारी, तीसरे का नाम है छोटू सिंह और चौथे का नाम है आशु खरवार। तो ये 4 हिंदू नौजवान हैं जो गायों की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल इनको पकड़ा है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन जब हिंदू गौ तस्करी पकड़े जाते हैं तो कोई इनकी लिंचिंग करने नहीं आता, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, बजरंग दल के लीडर्स सामने नहीं आते हैं और न ही पुलिस कहती है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर किया जाएगा। मीडिया में भी कहीं कोई खबर नहीं चलती है। गौ तस्करी ये लोग करते हैं, गायों का व्यापार ये लोग करते हैं, पैसा ये कमाते हैं, बिजनेस और धंधा ये चलाते हैं और सज़ा मुसलमानों की दी जाती है, लिंचिंग मुसलमानों की होती है, इनकाउंटर गाय के नाम पर मुसलमानों का होता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और देश की करोड़ों आवाम को भी समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है और गाय के नाम पर कौन लोग सियासत कर रहे हैं और क्यों मुसलमानों के इस मुतालबा को नहीं माना जाता कि गाय को आप नेशनल एनिमल करार दो। इसी वजह से नहीं माना जाता क्योंकि गायों की तिजारत ये लोग करते हैं, ये लोग हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं और इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगता है कि मुसलमान गायों का सम्मान नहीं करते जबकि हिंदू गाय को माता मानते हैं। गज़ापट्टी पर इसराइल का हमला अभी भी लगातार जारी है और रोज़ाना गज़ापट्टी पर इसराइल बमबारी करता है, बेगुनाहों को मारा जाता है। गुज़िश्ता रात भी इसराइल ने गज़ापट्टी पर बमबारी की है और इस बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहरियों की शहादत हो गई है। उसके अलावा एक जर्नलिस्ट है हसान, उनको इसराइल ने गिरफ़्तार कर लिया है। उसके अलावा वेस्ट बैंक में भी एक सहाफ़ी पर हमला हुआ और वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। गज़ापट्टी की जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ख़तरनाक हो चुकी है। गज़ापट्टी को इमदाद की ज़रूरत है और उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से लगातार गज़ापट्टी को मदद भी भेजी जा रही है। आप भी उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए गज़ापट्टी तक इमदादी सामान पहुँचा सकते हैं। गज़ापट्टी की जो सूरत हाल है, जिस तरह इसराइल ने वहाँ जेनोसाइड किया और सबसे ज़्यादा बच्चों का कत्ल किया, उस पर यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है और यूनाइटेड नेशन के हाई कमीशन की रिपोर्ट की जिन्होंने सरबराही की है, कमीशन के जो सरबराह है वो भारत से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस मुरलीधर है। पिछले दिनों मैंने उनका तफसीली इंटरव्यू किया, उस इंटरव्यू को आप ज़रूर सुन लीजिए और उस इंटरव्यू का जो इंट्रो है आप यहाँ पर देखिए। जो बच्चा बाहर जाके खेल रहा है वो खेलते वो बच्चे को टारगेट बनाते हैं। हाँ, और एक बच्चा सफेद फ्लैग दिखाता है कि मैं कोई हॉस्टिलिटीज में नहीं हूं, मगर उसके बावजूद वो उसको टारगेट करते हैं।
900 ग्राम का एक बच्चा पैदा हुआ है। आप समझ सकते हैं माँ का क्या हालत होगा। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है येलो लाइन, तो क्या कोई बच्चा या कोई भी अगर उसको क्रॉस करता है तो उसको मार देंगे। इजरायली सोल्जर्स काफी गर्व से कहते हैं कि मैंने ही मारा इस बच्चों को और मैंने ही क्वाडकॉप्टर से ये किया है, मेरा कमांडर है ना, ये मुझे शाबाशी देता है इसके लिए। हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है इस फहरिस्त में? दोनों के साथ खड़ा है। अभी प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में ये कहा कि हम फलस्तीनी लोग के साथ हैं। बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 20,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, बच्चे मरे। ये 2 साल के आंकड़े हैं, जैसे फ्लोटिला एक्टिविस्ट आए थे जी। ये भी मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्लोटिला एक्टिविस्ट ये बता रहे हैं हमें कि हमारे देश करे या ना करें, हमें करना चाहिए। मैंने सुना है रफा में एक बिल्डिंग बचा नहीं है। रफा तो फिर कहीं और तो बचने की कोई और उम्मीद नहीं है। तस्लीमा नसरीन, इस गुस्ताख औरत का नाम आपने ज़रूर सुना होगा या इसकी तस्वीर आपने कहीं ज़रूर देखी होगी। इस मलूना का असल ताल्लुक़ बांग्लादेश से है, लेकिन बांग्लादेश में इसने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने ज़हर अफशानी की और बांग्लादेश की हुकूमत ने इसको अपने यहाँ से जलावतन कर दिया, भगा दिया। भारत सरकार ने तस्लीमा नसरीन को पनाह दिया। अब ये वेस्ट बंगाल भी जाना चाहती थी, लेकिन जब तक वहाँ ममता बनर्जी की हुकूमत रही, इसको वेस्ट बंगाल में कदम रखने नहीं दिया गया। दिल्ली में ये बैठी रही, लेकिन अब वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने इसको कलकत्ता बुलाया है और तस्लीमा नसरीन कलकत्ता जा रही है। बांग्लादेश ने इसको बैन कर रखा है और बांग्लादेश ये नहीं जा सकती है। वेस्ट बंगाल की हुकूमत से एक और ख़बर सामने आई है। दरअसल पिछले दिनों वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसला पर अमल करते हुए OBC में जिनको रिजर्वेशन दिया गया है और फहरिस्त में जो मुस्लिम कम्युनिटी शामिल है, उन सब को वेस्ट बंगाल की सरकार ने निकाल दिया था। और जब TMC की वेस्ट बंगाल में हुकूमत थी तो सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा था सुप्रीम कोर्ट में। अब BJP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से उस अपील को वापस ले लिया है। अब मज़ीद तफसील से समझिए कि वेस्ट बंगाल में OBC की तकरीबन 113 कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिलता है और वेस्ट बंगाल में OBC का रिजर्वेशन था टोटल 17%। अब 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और कहा कि वेस्ट बंगाल में जिन OBC को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और मुसलमानों की जिन 77 कम्युनिटी को बरादरी को शामिल किया गया है, ज़ाब्ते के मुताबिक उनको शामिल नहीं किया गया, वो रिजर्वेशन के हकदार नहीं हैं, इसलिए उनके रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया जाए। TMC की हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया। BJP की जैसे वेस्ट बंगाल में सरकार बनी, सरकार ने फ़ौरन इस पर अमल किया, मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया और मुसलमानों की 77 बिरादरियों को निकाल दिया। रिजर्वेशन जो 17% मिल रहा था उसमें 10% कम करके उसको 7% कम कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसको भी सरकार ने वापस ले लिया है। कलकत्ता की एक और ख़बर है और ख़बर यह है कि कलकत्ता के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 130 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। कलकत्ता एयरपोर्ट का जो रनवे है वहाँ पर एक मस्जिद है और ये मस्जिद आज की नहीं है बल्कि 130 साल पुरानी मस्जिद है। यानी जिस वक्त एयरपोर्ट नहीं बना था वहाँ पर एयरपोर्ट का रनवे नहीं था, उससे पहले वहाँ पर मस्जिद थी। जब वहाँ पर एयरपोर्ट बना, रनवे बना, तो मस्जिद को बाकी रखा गया और मस्जिद अभी तक आबाद है, वहाँ नमाज अदा की जाती है। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने कहा है कि इस मस्जिद में फ़िलहाल नमाज अदा नहीं की जाएगी, नमाज पर पाबंदी रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। फ़िलहाल ख़बर यही है कि नमाज की अदायगी पर रोक लगा दी गई है, उस मस्जिद में अब नमाज अदा नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या उस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा और एयरपोर्ट पर ही मस्जिद की तामीर होगी या सिरे से मस्जिद को ही डिमोलिश कर दिया जाएगा और कलकत्ता एयरपोर्ट पर कोई भी मस्जिद नहीं रहेगी। मुसलमानों के नमाज अदा करने के लिए सरकार ने फ़िलहाल इसको वाज़े नहीं किया है। न्यूज़ 24 ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो में देखा जा रहा है कि महिला लगातार यूपी पुलिस की धज्जियां उड़ा रही है, उसकी वर्दी को उतार रही है। मामला यह है कि इस महिला के पति के साथ यूपी पुलिस ने बदतमीज़ी की, उसको पकड़ने की कोशिश की तो महिला मैदान में आ जाती है, चिल्लाती और कहती है तुम होते कौन हो हमारे शौहर को हाथ लगाने वाले। और इस महिला ने यूपी पुलिस की वर्दी को उतार दिया। खबर दर खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।